अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे लिसनर्स। कहानी शुरू करने से पहले मेरे फेसबुक के ग्रुप लुबाबा हैदर ऑफिशियल और मेरे फेसबुक पेज लुबाबा हैदर को ज्वाइन करें। मेरे पेज और ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। मैं आपका वहाँ इंतज़ार कर रही हूँ। शुक्रिया। सरदार खान का आदमी बड़ी देर बाद होश में आया। उसे क्या कर दिया था आपने? ढिल्लों के लहजे में हैरत नुमाया था। उसके सर पर चोट लग गई थी। मैंने मामले की असल नौयत को उनसे छुपाते हुए कहा, हाशिम खान, आपने ज़रा सी देर में कई लोगों को अपना दुश्मन बना लिया है। सरदार खान से आपकी नफरत की वजह मेरी समझ में तो नहीं आई। उन्होंने कुछ नहीं बताया आपको? उस सरदार खान ने कुछ नहीं कहा आपसे? नहीं, वो तो कहता है कि आप खामखा उसे उलझ पड़े थे। ये बात नहीं है ढिल्लो साहब, असल मसला वही मजीदन का है जो मैं आपको बता चुका हूँ। वो बड़ी महवियत से मेरी बात सुनते रहे। जब मैं खामोश हुआ तो वो मेरा कंधा थपथपा कर बोले, बरखुरदार, मेरी बात माने तो उस किस्से को यहीं छोड़ दें। अब मजीदन की वापसी आपको कोई खुशी नहीं दे सकेगी। ये क्या कह रहे हैं आप? मजीदन मुझे आसिया जितनी ही अजीज़ है ढिल्लो साहब। सरदार खान ने अगर मेरी बात ना मानी तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो मेरे लहजे की तेजी पर सटपटा से, अभी तो उस बेचारी आसिया का मसला हल करना है ना हमें। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं किससे बात करूं। अगर ये बात है तो फिर आप लाहौर किस लिए जा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि मैं DIG से बात करता हूं। मुझे उम्मीद है लोधी साहब इस मामले में हमारे बहुत काम आ सकते हैं। ठीक है, मैं इसीलिए तो आपके पास आया था। ढिल्लो साहब किसी गहरी सोच में गुम हो गए। जब लाहौर सामने नजर आए तो वो ड्राइवर से बोले, भाई हमें उधर शाहजमाल रोड पर ले चलो, लोधी साहब के यहाँ। ठीक है चौधरी साहब, मैं उधर ही जा रहा हूँ। हाशिम साहब भी आपके साथ जाएंगे? नहीं, मैं इन्हें उनके सामने लेके नहीं जाऊंगा। हमें को खतरा नहीं मोल लेना चाहिए। कुछ ही देर में बरकी ने शाहजमाल रोड पर पहुंचकर कार एक छोटे से बंगले के सामने खड़ी कर दी। आप इधर ही ठहरे हाशिम साहब, मैं उनसे बात करके आता हूँ। ये कहकर वो बंगले के खुले गेट में दाखिल हो गए। बरकी ने कार जरा आगे बढ़ाकर दरख्त के करीब अंधेरे में खड़ी कर दी। मैं चाहता था कि ढिल्लो साहब मुझे भी अपने साथ अंदर ले जाते ताकि मैं भी जान सकता कि उस पुलिस अफसर की पोर्ट में क्या है और वो मेरे मामले पर क्या राय रखता है। मगर ढिल्लो साहब के मगज में ये बात ना आ सकी। वो अपनी एहतियातों की ओट लिए अंदर चले गए। मेरी बेकली एकदम से बढ़ गई और मैं बरकी से कुछ कहे बगैर कार से उतर गया। बंगले का दरवाजा अभी तक खुला था। मालूम ये होता था कि लोधी साहब के ऐसा कोई मुलाजिम नहीं है जो दरवाजे पर पहरा दे सके। मैं अपने तजस्सुस की तुग़यानी में बहता हुआ गेट के अंदर जा घुसा। ढिल्लो साहब इमारत के अंदर जा चुके थे। मैं सहन उबूर करके बंगले के बरामदे में जा पहुंचा। वहां 2 बत्तियां जल रही थी और उनकी रोशनी मुझे हौलाए देती थी। सदर दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैं बरामदे से निकलकर दाएं तरफ बढ़ा। वहां रोशनी नहीं थी। मैं दबे पांव चलता हुआ जरा आगे बढ़ा तो एक कमरे से मुझे ढिल्लो साहब के कहकहे की आवाज़ सुनाई दी। मैं वहीं रुक गया। मुझे हैरत यह थी कि कोठी में लोधी साहब ने कोई कुत्ता भी नहीं छोड़ रखा था। आप ठीक कहते हैं ढिल्लो साहब, मैं मलंग आदमी हूँ। मुझे करो फर दिखाने का कोई शौक नहीं। खामखा संतरियों को उधर बांधे रखना मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर भी लोधी साहब, कुछ तो करना चाहिए ना आपको। गेट भी आपका खुला पड़ा रहता है। वो मेरा मुलाजिम है नूरा, किसी काम से बाहर गया होगा। उसने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया होगा। अभी आ जाएगा तो बंद कर देगा। आप ये बताएं कि आप इस किस्से में क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं? बस ऐसे ही यार। वो आहू साहब है ना रावी रोड वाले, मैं उनकी वजह से यहाँ आया हूँ। वो तो आजकल गाँव गया हुआ है। हादी अली की ज़मीनों का मालिक तो वही है ना? लोधी ने कहा, जी जी, मुझे उसी ने पैगाम भेजा था परसों कि जैसे भी हो सके मैं आसिया को पुलिस की हिरासत से छुड़वा दूं। बात यह ढिल्लो साहब कि मुझे अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि वो दोनों लड़कियां किस एजेंसी की तहवील में हैं। सुना मैंने भी है कि गुलाम जिलानी की गर्दन उनके हाथ में आ गई है और अब वो किसी भी वक्त उसे गिरफ्तार कर लेंगे। उस बदमाश ने हम सबको जलील कर दिया। बहुत ही अय्यार आदमी है वो तो सही है, मगर वो बेचारी बहुत ज़्यादा बीमार है। उसका ऑपरेशन हुआ है। मुझे उसकी ज़िंदगी की बहुत फिक्र है। इसका मतलब यह कि आपको उसके बारे में बहुत कुछ मालूम है। जो कुछ मुझे मालूम है वो मैं आपको बता चुका हूँ लोधी साहब। आप भी कमाल करते हैं ढिल्लो साहब। आप हमें गुलाम जिलानी दे दें, हम आपको वो लड़कियां वापस कर देंगे। करेंगे सौदा हमसे? अरे ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे गुलाम जिलानी के बारे में कुछ मालूम होता तो मैं आपको बताना देता। इतना अहमक ना समझे हमें। उस आदमी को हम हर कीमत पर पकड़ना चाहते हैं। उसने DSP मन्नान को भी जलील कर दिया था। वो तो उस औरत माशदा ने मेहरबानी की और उसको रिहा करवा दिया, वरना वो तो शायद जिंदा सलामत कभी हमारे पास वापस ना आता।
लोधी ने बड़े ही गजबनाक लहजे में कहा। उसके बाद उसने मन्नान का सारा किस्सा ढिल्लो साहब को बता दिया। उस पर वो बोले, उस माजदा के बारे में तो मुझे आपने बताया है, वरना उसके मुतालिक मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। मगर आपको पता है कि बड़े साहब जिलानी के बहुत ज़्यादा मद्दा हैं। हाँ, ये बात भी है, वो बदमाश इसीलिए बच निकलता है। और मेरा ख्याल है पुलिस के कुछ अफसर ऐसे भी हैं जो दर पर्दा जिलानी की मदद करते हैं, वरना ऐसा अंधेर कभी ना मचता। तो फिर मैं क्या समझूं? मुझे तो उस लड़की की ज़िंदगी अजीज़ है। वो बेचारी बिल्कुल बेगुनाह है, उसे कैद की सज़ा भी बिला वजह दी गई थी। आई एम सॉरी ढिल्लो साहब, मैं इस बारे में आपकी कोई मदद नहीं कर सकूंगा, क्योंकि अब यह सारा मामला नए आईजी साहब के हाथ में है। और मैं कसम खा सकता हूं कि मुझे नहीं मालूम कि वो लड़कियां कहाँ रखी गई हैं। आप मालूम तो करें, टेलीफोन आपके सामने है। मुझे मायूस ना करें, यह वाकई बहुत पेचीदा मामला है। इतना तो आप बता सकते हैं कि हम इस सिलसिले में किससे बात करें। ठहरे, मैं एक साहब से बात करता हूँ, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सकें। ये कहकर लोधी साहब ने फ़ोन नंबर घुमाया। कुछ ही लम्हों बाद वो कह रहे थे, हेलो अरशद साहब, क्या हाल है मौलाना? यार, वो जिलानी की बहन का क्या बना? कहाँ रखा गया उसे? सुना है वो बड़ी बीमार थी। अच्छा, इतनी सख्त निगरानी है उसकी? मगर अब होगा क्या? वो कुछ बता भी देगी कि नहीं? हाँ, उसे मालूम तो होना चाहिए कि उसका भाई कहाँ है, उसका अड्डा कौन सा है। अच्छा ठीक है, मुझे कल बताना है कि उसे कहाँ रखा गया और उससे कोई सुराग भी मिला है कि नहीं। जिलानी हाथ ना आए तो फिर पुलिस को अपनी मूंछें मुंडवानी पड़ेंगी। कसम अल्लाह की, बहुत जलील होकर रह गए यार हम तो। अच्छा मौलाना, कल तो मुझे फ़ोन पर इत्तला दो, सारी बात मालूम करके मुझे ज़रूर बताओ। ये कहकर लोधी ने फ़ोन बंद कर दिया। ढिल्लो साहब, आप कल दोपहर को मुझे मिलें, फिर शायद मैं आपको कुछ बता सकूं। ठीक है लोधी साहब, अब मुझे बड़े साहब से मिलना ही पड़ेगा। उस बेचारी इनको खामखा ये मुसीबत झेलना पड़ रही है। ये आसिया से आपकी हमदर्दियाँ मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही। बहरहाल, आप हो सके तो आहू को मेरे पास भेज दें, मैं उससे कह दूंगा कि वो आपसे मिल ले। मगर ये बताएं कि वो औरत माजदा अब कहाँ है जिसने मन्नान की जान छुड़ाई थी? वो इधर ही है, इसी शहर में। मगर वो बड़ी पहुंची हुई औरत है ढिल्लो साहब। मन्नान की जान छुड़ाकर वो भी रूपोश हो गई, और आहू ने हमें बताया है कि वो उसके घर से कीमती जेवरात चुरा कर भाग गई थी। और आप उसे भी न ढूंढ सके। ये तो हालत है आपकी कारकर्दगी की। हमें शर्मिंदा ना करे ढिल्लो साहब, वो औरत जिलानी के गिरोह में शामिल है। हमें उम्मीद थी कि जिलानी उसके घर वापस आएगा। वो सारा किस्सा तो आपको बता चुका हूं मैं। बस जिलानी खतरे की बू सूंघकर ऐन उस वक्त भाग निकला जब वो माजदा के घर से 8-10 मकान दूर था। उसकी किस्मत अच्छी है ढिल्लो साहब, वरना वो हर बार यूं ना बच सकता था। ढिल्लो साहब कुछ हैरत ज़दा से होकर बोले, उस माजदा के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। जिलानी के कारनामे भी मुझे आहू साहब ने तफसील से बता दिए थे, और ये आहू की अपनी ही गर्ज है कि वो आसिया के बारे में इतना परेशान है। खैर, लानत भेजो उस माजदा पर, उसे तो हम जल्दी पकड़ लेंगे। उसका यार तो हमने बांध लिया है, वो फिल्मों में काम करता है। आज ही हमारे हत्थे चढ़ा है वो, सुबह तक सब कुछ बक देगा। तो फिर ये बात तय रही कि कल दोपहर को आप मुझे कुछ बता सकेंगे, बशर्ते कि आपको जिलानी के बारे में जो कुछ मालूम है वो आप मुझे बता दें। यार, ये तो कोई बात ना हुई, जिलानी से मेरा क्या वास्ता, मैंने तो उसकी सूरत तक नहीं देखी। आप बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं ढिल्लो साहब। बहरहाल, आप कल मुझे मिलें, मैं देखूंगा कि क्या हो सकता है। आसिया को छोड़ा जा सकता है, मगर इस शर्त पे कि वो जिलानी के बारे में पुलिस को सब कुछ बता दे। अच्छा लोधी साहब, इजाज़त दें मुझे, अब मुझे कोई और दरवाज़ा देखना पड़ेगा। पुलिस या तो उस लड़की को अदालत में पेश करके जेल भेज दे या फिर उसे छोड़ दे। उसे यूं बिला इजाज़त किसी जगह बंद रखकर पुलिस वाले अच्छा नहीं कर रहे। आप मेरे दोस्त हैं ढिल्लो साहब, मगर उसके साथ ही साथ मैं पुलिस अफसर भी हूँ और मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं। आप आसिया के पीछे आकर अपनी हैसियत भी मशकूक बना रहे हैं। मैं मतलब समझ रहा हूँ आपका। मेरी बात गौर से सुने। उस लड़की की माँ मेरे पास आई थी, उसका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। आहू के बारे में जो कुछ मैंने कहा वो गलत था, और अब मैं उस बदनसीब माँ की वजह से आसिया की पैरवी करूँगा। हो सकता है मैं कल हाई कोर्ट से रुजू करूँ। मैं पुलिस को इस धांधली की इजाज़त नहीं दे सकता। अभी बड़े रास्ते खुले हैं। वो जेल से भागी ज़रूर है, मगर उसे दोबारा जेल भेजा जा सकता है। उसका मुकदमा दोबारा अदालत में पेश किया जा सकता है। यूं किसी पुलिस अफसर को हक नहीं पहुंचता कि वो उसे बेमौत मार दे। ढिल्लो साहब तैश में आ गए थे। मैं क्या कह सकता हूँ, बहरहाल आपकी अपनी मर्जी है, जो जी चाहे करे। लोधी ने बड़े ही सर्द लहजे में कहा।
अच्छा, खुदा हाफिज। ये ढिल्लो साहब की आवाज़ थी जिसमें उनकी तिलमिलाहट बहुत वाज़ेह थी। मैं फ़ौरन ही वहाँ से पीछे हटा, मगर अभी मैं रोशनी के दायरे में आया ही था कि एक लंबा तड़ंगा चाको चौबंद आदमी बरामदे से निकला। मैं उसकी नज़र से बचने के लिए पीछे हटा, मगर वो मुझे देख चुका था। ढिल्लो साहब उसके पीछे थे। ओ, कौन हो तुम? उस आदमी ने मुझे ललकारते हुए कहा, और फिर वो कुछ सोचे समझे बगैर ही बालाखेज रफ्तार से मेरी तरफ लपका। वो गोली से ज़्यादा तेज़ दौड़ा। उससे बचने के लिए मैं कंबल संभालता हुआ गेट की तरफ लपका, मगर मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे और उसके दरमियान फासला बहुत कम रह गया है। इस हकीकत का एहसास करते ही मैं गेट से निकलकर बाएं हाथ भाग ली। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ढिल्लो साहब की कार दूसरे सिमत में थी। वो आदमी सुधाए हुए शिकारी कुत्ते की तरह फासले को निकलता हुआ कोई 300 गज दौड़ के अंदर ही अंदर मुझ तक आन पहुंचा। सामने खुली सड़क थी और मेरे लिए छुपने या उसकी निगाह से ओझल हो जाने की कोई जगह ना थी। इस अरसे के दौरान में मैं 2 बंगले अबूर कर गया था। उनके ऊंचे ऊंचे गेट बंद थे, वरना मैं उनमें से किसी एक के अंदर घुस जाता। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा, लोधी ने मुझे ललकारते हुए कहा, मगर मुझे मालूम था कि वो निहत्था है। अब वो मुझसे सिर्फ चंद कदम दूर था। मैं चाहता तो अपने चुपचाप से उसकी सारी तगोताज खत्म कर सकता था, मगर मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं खामखा उसको कोई गजन पहुंचाऊं। वो ऐसा हौसलामंद आदमी था कि किसी खतरे को खातिर में लाए बगैर वो मुझ पर चढ़ा चला आ रहा था। वो मुझसे सिर्फ 2 कदम दूर था कि मैंने फैसलाकुन अंदाज से अपने पांव रोके और अपने कंबल का पल्लू जो उसके हाथ में आ चुका था एक झटके से छुड़ाकर उल्टे हाथ का एक झांपड़ उसे दिया, तो वो अपनी बलाखेज झोंक में आगे निकला और पहलू के बल जमीन पर गिर गया। मगर दूसरे ही लम्हे वो फिर उठ खड़ा हुआ। उसने कुछ इतनी तेजी से उठते हुए मेरी टांग खींची कि मैं तवाजुन बरकरार ना रख सका और उसके ऊपर जा पड़ा। उसके बदन में बला की फुर्ती थी। दूसरे ही लम्हे उसने मेरी टांग दोहरी करके मेरे घुटने को मोड़कर मेरी दूसरी रान पर पांव रख दिए। मैं समझा था कि वो मेरा घुटना तोड़ देगा। मेरे दोनों हाथ आज़ाद थे और मेरी स्टैंड गन मेरी कमर के नीचे आ गई थी। वो मेरे घुटने पर बराबर दबाव डाल रहा था। अचानक सड़क पर खंभों की बत्तियां बुझ गईं। बरक़ी रौ मुअत्तल हो गई थी। उसने घबराकर मेरा पांव और मरोड़ दिया। मैं कुछ और बेबस हो गया तो मैंने अंधेरे से फ़ायदा उठाकर अपने कोट की जेब से बड़े ही गैर महसूस तरीके से अपना चुपशा निकाल लिया। उसकी मोहलत मुझे उस अंधेरे की वजह से मिल गई थी जो चंद लम्हों तक इर्द गिर्द फैल गया था कि बत्तियां जल उठी। पीछे हट जाओ जलील, वरना मैं तेरे सर में सुराख कर दूंगा। अपने सामने तना हुआ पिस्तौल देखकर लोधी भौचंका सा रह गया। उसके तो शायद होश ही उड़ गए थे। उसने फौरन ही मेरा घुटना छोड़ दिया। मैंने बड़ी मुश्किलों से अपनी टांग सीधी की, मगर जब मैं पिस्तौल उस पर तान कर उठा तो मुझे यूं लगा जैसे मेरा घुटना ही जवाब दे गया है। वो बोझ ही नहीं सहा रहा था। उस अजियत को मैं आज तक नहीं भूल सका हूँ। फिर भी मैंने लोधी पर अपनी वो बलाखिज तकलीफ जाहिर न होने दी। बेहतर यही है कि तू वापस चला जा, यही बेहतर है। मैं तुझ पर वार नहीं करूँगा। जा, लौट जा, और मत समझ कि मैं तुझे या तेरे घर को कोई नुकसान पहुँचाने आया था। मैं बस अपना रास्ता और अपना मकसद भूल गया था। इसके लिए मैं तुझसे माफ़ी चाहता हूँ। वो सीधा मेरी आंखों में झांक रहा था, यूं जैसे वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। तू इधर क्या लेने आया था? तुझे पता है कि मैं कौन हूँ? DIG लोधी हूँ मैं। तू लाट साहब का साला भी होता ना तो भी मैं तुझे कुछ ना कहता। जा, चला जा। मेरा मगज़ उलट गया तो अच्छा नहीं होगा। तू हौसलामंद जवान है और मुझे खुशी है कि मुझ पर कोई कुत्ता नहीं बल्कि शेर झपटा था। जा मेरे वीर। ये कहकर मैं 2 कदम पीछे हट गया। वो मेरे लहजे से ज़रा भी मरोब या मुतासर न हुआ था। मैं पीछे हटा तो वो भी 2 कदम मुझसे परे हो गया। मैं पलटकर वहाँ से हट नहीं चाहता था। इस झगड़े को बढ़ाकर किसी भी तरह मैं फ़ायदा नहीं उठा सकता था। उसकी जवानी पर मुझे तरस आ रहा था, मगर अभी मैं 1 कदम और पीछे हटा था कि वो शिकरे की तरह बाजू खोलकर हवा में उछला और दोनों पैर उसने मेरे सीने पर दे मारे। उसकी वो शुजात, वो मौत से आंख लड़ाने की हिम्मत मुझे हैरान कर गई। मैं लबलबी दबा सकता था, मगर मैंने ऐसा ना किया। पिस्तौल मेरे हाथ से छूट गया और मैं लड़खड़ाता वगैरह और चित हो गया। अब वो मेरे ऊपर आन चढ़ा। उसके हाथों की गिरफ्त मेरी गर्दन पर मजबूत हो रही थी। मैंने खुद को बचाने के लिए अपने दोनों पांव उसके पेट में धंसाकर उसे अपने सर के ऊपर से उछाल दी। वो दाएं हाथ गिरा तो ऐन उस वक्त एक कार की तेज रोशनियों में नहा सा गया। मेरी भी आंखें चंधिया गईं और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वो कार उसकी दोनों टांगों पर से गुजरती हुई आगे निकल गई। लोधी की भयानक चीख फिजा में उभरी तो मैं घबराकर जमीन से उठा और 2 हाथ दूर पड़ा अपना चुपचाप उठाकर उस कार को देखने लगा, मगर मेरे आसाब चटक के रह गए। वो कार चंद गज दूर जाकर रुक गई और वो किसी और की नहीं बल्कि ढिल्लो साहब की कार थी, जिसके दरवाजे को जरा सा खोलकर बरकी मुझे अपनी तरफ आने का इशारा कर रहा था।
उन्होंने मेरी जान खतरे में देखकर लोधी को रोन डाला था। मैं भागकर कार तक पहुंचा तो पिछला दरवाजा एकदम खुला। जब मैं उसके अंदर घुसा तो ढिल्लो साहब ने मुझे खींचकर अपनी बाहों में ले लिया और बरकी ने कार बलाखेज रफ्तार से आगे बढ़ा दी। आपको चोट तो नहीं आई? ढिल्लो साहब ने कोई 400 गज आगे निकल के पूछा। नहीं, मैं तो बच गया हूं, मगर यह आपने क्या कर दिया? वो बहादुर आदमी था। उसे दफा करें, मैं किसी कीमत पर आपको उसके पंजे में नहीं छोड़ना चाहता था। वो आपके खून के प्यासे हो रहे हैं। उसने आपको बेबस करके रख दिया था। पिस्तौल भी आपके हाथ से छूट चुका था। मैं दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसने आपकी कार देख ली होगी। नहीं, इसके सामने के हिस्से पर कोई नंबर नहीं है, और जब गाड़ी उसकी टांगों पर से गुजर गई होगी तो फिर उसे कुछ भी नजर नहीं आया होगा। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था ढिल्लो साहब। वो मुझे काबू में नहीं कर सकता था। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। काबू तो आपको वो कर चुका था। बेबस हो गए थे आप। नहीं, मेरा खुदा मुझे कभी बेबस नहीं करता। अभी मेरे पास बहुत से हरबे बाकी थे। मैं निहत्ता होकर भी 10 आदमियों पर भारी होता हूँ, पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तबाह हो गया होगा। वो फिर कभी अपनी टांगों में पहले से कुव्वत नहीं पा सकेगा। मेरा दिल दुख रहा था और मेरा लहजा इतना गमअंगेज, इतना जख्मी था कि ढिल्लो साहब हैरतज़दा से होकर मुझे देखने लगे। मैं आपको समझ नहीं सका हाशिम साहब। वो आपको पकड़ लेता ना तो सीधा फांसी के तख्ते पर ले जाता। वो बिलाखिर आपको पहचान लेता। मालूम है मुझे, मैं उस पर गोली भी चला सकता था, मगर मैंने नहीं चलाई। मैं ऐसे बहादुर आदमी को यूं 8 आने की गोली से मरते नहीं देख सकता। ये कमीनगी होती। चले खैर, अब जो होना था वो हो चुका। आपकी जान बचाने के लिए मुझे यही करना चाहिए था। हो सकता है उसके घर वालों में से किसी ने आपकी कार को उस पर से गुजरते देख लिया हो। नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं हुआ। उसके बीवी बच्चों में से कोई भी बाहर नहीं निकला था। चलें ठीक है, खुदा करे वो अपाहिज न हो जाए, उसकी टांगें सलामत रह जाएं। ढिल्लो साहब खामोश हो गए। वो किसी गहरी सोच में डूब गए थे। हम माल रोड पर चढ़े तो वो बोले, अब आप कहाँ जाएंगे? मैं बड़े साहब से मिल लेता हूँ। आप मुझे यहीं उतार दें, मैं कल सुबह फिर आपके पास आ जाऊँगा। कहाँ ठहरेंगे आप? मेरा एक दोस्त रहता है इधर बीडन रोड पर, मैं उसके पास जाके रहूँगा। देखें, आप कल सुबह 10 बजे उधर शेजान होटल में बैठकर मेरे फ़ोन का इंतज़ार करें। उन्हें अपना नाम हाशिम खान बता दें। मैं आपसे वहीं बात करूँगी। ठीक है, मैं वहाँ बैठ जाऊँ। और देखें, अपना हुलिया भी बदल लें। आपका लिबास बहुत मैला हो रहा है। हाँ, मैं इसका भी बंदोबस्त करता हूँ। ये कहकर मैंने उनसे मसाफा किया और फिर गाड़ी से उतर गया। ढिल्लो साहब के चेहरे पर घटा टोप संजीदगी छाई हुई थी। जब उनकी गाड़ी मेरी नज़रों से ओझल हो गई तो मैंने एक टैक्सी रोकी और उसमें बैठकर गंगाराम अस्पताल जा पहुंचा। आबी अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा था। मुझे देखते वो खिल उठा। ओए, तू किधर निकल गया था मेरे यार? मैं तो इधर लेट लेट कर तंग आ गया हूँ। बताकर तो क्या था तुझे कि ढिल्लो साहब से मिलकर आता हूँ। तेरा मांझा कुछ ढीला लग रहा है। क्या कहते हो तेरे ढिल्लो साहब? बल्कि रुक जा, पहले मैं तेरे लिए खाना मंगवाता हूँ। हाँ, मंगवा ले यार, बड़ी भूख लगी मुझे। पर यार, मैं इन कपड़ों का क्या करूँ? देख तो कितने मैले हो रहे हैं। ओ फिक्र ना कर, मैंने तेरे लिए शलवार कमीज के 2 जोड़े और एक जर्सी मंगवा ली थी। अलमारी में देख, ये कंबल तू उतार दे। अब तो सर्दियाँ भी ख़त्म हो रही हैं और ये बड़े काम की चीज़ है कंबल यार जी। गर्मियों में तो बड़ी मुसीबत होगी। मैं इस बाकी को कहाँ छुपा सकूँगा? बस बस, वो पिस्तौल ही काफ़ी है। गन साथ लेकर चलने की ज़रूरत क्या है तुझे? तू ये बता, तेरा वो ढिल्लो साहब क्या कहता है? कोई काम भी किया उसने तेरा? वो मेरे साथ ही आया अभी भाई। ये दिन मेरे लिए बहुत ही मनहूस चढ़ा है। कई जाने ज़ाया हो गई। आप भी संभल कर बैठ गया। अबे क्या कह रहा है तू? कहीं मुकाबला होगा था तेरा? आबी ने सिगरेट मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने भी सिगरेट सुलगाया ही था कि वार्ड का मुलाजिम अंदर आ गया। ओए जा, ज़रा 2 प्याले काफ़ी के लेकर आ और फिर आधे घंटे बाद खाना ले आना। मुलाजिम खिलखिलाकर हंस दिया, फिर बोला, अभी लो चौधरी साहब, कॉफ़ी ज़रा उम्दा लाना, एकदम A1। जा, अपनी शक्ल गायब कर और ये दरवाज़ा बंद करके जा। आबी उससे बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ हो रहा था। मुलाजिम बाहर निकला तो मैंने उस रोज़ के सारे वाक़यात आबी को सुना दिए। वो सन्नाटे में आ गया। कमाल हो गया यार जिलानी, ये दिन तो वाकई बड़ा खौफनाक था। ओ यार, अब क्या सोचा तूने? मैं क्या करूं अभी, कहाँ जाऊं? इस आसिया की नई मुसीबत ने तो मुझे हैरान कर दिया है। मैं फिर वहीं आन ठहरा हूं जहां से मैं पहले दिन रवाना हुआ था। यह तो है, अब तो हम बिल्कुल ही अंधेरे में खड़े।
काम के सारे पत्ते तो उनके हाथ में चले गए। नहीं आबी, अभी मेरा खुदा मेरे साथ है। अगर मैंने किसी के साथ ज्यादती की है तो खुदा मुझे माफ़ करे। मैंने जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं इतनी बड़ी सज़ा का मुस्तहक नहीं हूँ। जो कुछ मैंने किया सिर्फ अपनी उस बेबस बेगुनाह बहन के लिए किया है। खुदा गवाह है, मैंने अपने ज़ाती मफाद के लिए कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया। आबी मेरी ये बात सुनकर अजीब से तंज भरे अंदाज में मुस्कुरा दिया, यूं जैसे मेरी पाकदामनी के दावे पर हंस रहा हो। मेरी आंखों में झांक कर बोला, दिल छोटा ना कर यार, ये ऊंच नीच तो होती रहती है कि जिंदगी का हिस्सा है। जा अंदर जाके नहा ले और ये कपड़े बदल ले। उसकी ये बात सुनते ही मैंने अलमारी में से सफ़ेद पापलेन का एक जोड़ा निकाला और गुस्लखाने में जा घुसा। कोई 15 मिनट बाद जब मैं नहाकर और लिबास तब्दील करके बाहर आया तो मेरी तबीयत पहले से बहुत बेहतर थी। अब तू बंदे का पुत्र लग रहा है। अच्छा किया जो तूने शेफ भी बना ली। ले ये कॉफ़ी पी। मैं एक बार फिर उसके पलंग पर चढ़ के बैठ गया। कॉफ़ी गर्म थी और मज़ा दे रही थी। उसे हलक से नीचे उतारकर मैं सिगरेट फूंकने लगा। करने के लिए कोई काम भी बाकी नहीं रह गया था। वो रात मैंने आबी के कमरे में ही गुजार दी। अस्पताल का अमला उस पर बहुत मेहरबान था क्योंकि पैसा उसने उन पर दिल खोल कर खर्च किया था। 2 नई नर्सें भंवरे की तरह हमारे कमरे के फेरे लगा रही थी। उनकी वो दीदा दिलेरी देखकर मैं हैरान रह गया। उनमें से एक का नाम सलोनी था। रंगो रूप भी उसका सांवला सलोना था और इसी मुनासबत से किसी ने उसे वो नाम दिया था। वो उसी रोज़ तब्दील होकर उस वार्ड में आई थी। दूसरी का नाम अर्शी था। वो भी जवान खूबसूरत औरत थी, मगर बड़ी ही चुलबुली और नटखट। उम्र उसकी यही कोई 30 साल होगी। आबी ने उसी के हाथों उसी रोज़ अनारकली से मेरे और अपने लिए 4 जोड़े कपड़ों के मंगवाए थे। वो उसके अलावा भी कई चीज़ें खरीद लाई थी। कंघी, तेल, शीशा, क्रीम, शेविंग का सारा सामान, खुशबू और खुश्क फलों का टोकरा। सोने से पहले उसने खुद ही प्लेटों में डालकर हमारे सामने बादाम पिस्ते वगैरह रख दी। वो बड़े धड़ल्ले से सिगरेट पीती थी और 3 कैसल से कम पर मुंह नहीं डालती थी। पान उसने अलग जान से लगा रखा था, मगर इतनी बात ज़रूर थी कि वो पान बड़े सलीके से खाती थी। आबी उससे बहुत बेतकल्लुफ़ हो चुका था। बैठ जा अर्शी, तुमने बताया नहीं कि तुम उधर नर्सों के हॉस्टल में क्यों नहीं रहती हो? पहले मैं उधर ही रहती थी, मगर कोई 2 महीने पहले मुझे राजगढ़ में अपनी एक सहेली के घर रहना पड़ा। उसका दरअसल गुजरांवाला तबादला हो गया। वो लेडी डॉक्टर है। उसके 3 बच्चों की देखभाल के लिए मुझे उसके पास रहना पड़ा। तो तुम उसके बच्चों की आया बन गई थी? जी नहीं, वो मेरी सहेली है ना, उसकी परेशानी तो दूर करनी ही थी। उसके मियाँ नेवी में हैं और हमेशा बाहर रहते हैं। तो तुम अब तक उनके बच्चों की देखभाल कर रही हो? अपनी इस नन्ही मुन्नी जान पर इतना जुल्म करती हो तुम? नहीं जी, ऐसा ना कहें। वो मेरी बहुत प्यारी सहेली है। फरखुंदा यास्मीन नाम है उसका। अब तो खैर वो अपने बच्चों को गुजरांवाला ले गई है। अच्छा, तो फिर अब क्यों रह रही हो वहाँ? अकेली जवान खूबसूरत औरत तो फरिश्तों के लिए भी अफरा तफरी का सबब बन जाती है। आप बड़े वो हैं, ज़रा शर्म नहीं आती आपको? मगर मैं आपकी बातों में आने वाली नहीं। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि डॉक्टर फरखुंदा ने अपना मकान किराए पर नहीं दिया। वो उसे बेचना चाहती है और मुझे वो सजा सजाए घर हिफाजत के लिए दे गई हैं। हाँ, खुदा तुम जैसा पहरादार हर किसी को दे, मगर ना खंजर उठे ना तलवारों से। ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। आबी ने अर्शी की कलाई पकड़ ली। उसने कसमसाते हुए कलाई छुड़ाई। मैं हिफाजत क्यों नहीं कर सकती जनाब? और अब तो मैं अकेली नहीं हूँ। मेरी एक सहेली है माजदा, वो परसों से मेरे साथ रह रही हैं। क्या कहा आपने? माजदा? जी हाँ। आप क्यों हैरान हो गए? कोई अनोखा नाम है माजदा, पहली दफ़ा सुना है आपने? मगर जनाब, वो कोई ऐसी वैसी नहीं है। मेरी सहेली बहुत अमीर है, लाखों रुपया उसके बैंक में। वो कुछ दिन पहले रावलपिंडी से आई है। रावलपिंडी की रहने वाली है वो? नहीं, पहले तो उधर कुंजा में रहती थी, फिर उनका शौहर विलायत चला गया तो मेरी सहेली ने कराची में रिहाइश इख्तियार कर ली। आजकल वो संगे मरमर का कारोबार करती है और इसी सिलसिले में यहाँ आई है। आपकी दोस्त कैसे बन गई वो? मुझसे उनका तारुफ अपनी उस्तानी हमीदा के जरिए हुआ था। कई दिन पहले मैं उनके घर गई तो माजदा भी वहीं बैठी थी। उन्होंने हमीदा को ढेर सारे रुपए भी दिए। हमीदा बेचारी अंधी हो चुकी है ना, इसलिए माजदा उनकी मदद करती रहती है। बस वहीं से उनकी और मेरी दोस्ती पक्की हो गई। और आप उन्हें डॉक्टर फरखुंदा के घर ले गई? मैंने पूछा। जी नहीं, वो तो परसों मुझसे यहाँ मिलने आई थी, तो मैंने कहा कि होटल में ठहरने के बजाय आप मेरे साथ रह लें। अब ये बात मुझ पर आया हो चुकी थी कि अर्शी ने जिस माजदा का जिक्र किया है वो मेरी अपनी वही मेहरबान माजदा है, और उसका सुराग मुझे बस इत्तेफाकन नहीं मिल गया था। हमसे वो बातें करी रही थी और गिलहरी की रफ्तार से खुश्क मेवा भी कचर कचर खाए जा रही थी।
आभी बड़ी ही मायनेखेज निगाहों से उसको देख रहा था। यार तेरा बिस्तर दूसरे कमरे में नहीं लग सकता, मैं जरा तन्हा सोने का आदी हूं। और बक नहीं होए, मैं ये गर्म कमरा छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। वैसे आपकी ड्यूटी किस वक्त खत्म होती है अर्शी बेगम? मैंने पूछा। बस जी, सुबह 7 बजे तक मैं यहाँ पर हूँ। राजगढ़ में कहाँ रहती हैं आप? मेरा भी एक अजीज दोस्त उधर ही रहता है। वो जी डॉक्टर फरखुंदा की कोठी का नंबर 220 है। वो जो बड़ी सड़क उधर कृष्ण नगर को जाती है ना, बस उसी पर है वो कोठी। आपके अजीज कहाँ रहते हैं? वो उधर चौबुर्जी की तरफ करमपार स्ट्रीट में रहते हैं। मैंने उसके जवाबी हमले से जान छुड़ाते हुए कहा। आभी मुझे कहर आलूद नजरों से देख रहा था। आप ही कुछ मदद करें ना हमारी। ये 7 वाला कमरा भी आपने किसी मरीज को दे दिया है, इन्हें भी किसी अच्छे से कमरे में सुला दें। मैं इन हजरत के बमबार तैयारे जैसे खर्राटों से नहीं सो सकूंगा। आभी की ये बात सुनकर अर्शी मुस्कुराई। आपके दोस्त को इधर ही सोना चाहिए आपके पास। और लानत भेजे जी, आप इसका कोई मकूल सा बंदोबस्त कर दें, मैं इसको अपने साथ नहीं रखूंगा। वो हंसती हुई उठ गई, फिर एड़ी पर घूमी और बाहर निकल गई। तो ये रंग ढंग है तेरे यहाँ पे अभी? और दफा करना। ये बता, जो औरत उसके साथ रहती है उसके बारे में तूने क्या सोचा? उससे मैं कल किसी वक्त मिलूंगा, उससे हिसाब भी तो लेना है हमें। गश्ती कहीं की। हाँ, पर हाथ जरा हल्का रखना, उसे कल्लाश ना कर देना, वरना वो गली गली बिकने लगेगी। तो ठीक कहता है अभी, ये बात मेरे दिल को भी लगती है। उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और हाँ, वो सब कुछ उसके अपने हाथ और हिम्मत की कमाई है प्यारे। उसे ऐश करने दे, क्यों उसकी जान के पीछे लगा है तू? उसने तुझे आराम भी तो बड़ा पहुंचाया। तू ठीक कहता है यार, मैं उससे कोई अनशन बात नहीं करूँगा। मेरी मान तो उसे मिलकर सहारा दे, उसका हौसला बढ़ा, उसे जीने की आरजू दे, वरना वो तबाह हो जाएगी। वो हीरे वो मोती ना मेरे ना तेरे। वाहू, वो हिरन का पुत्र हराम का माल दबाए बैठा था, मांझता उसे ले उड़ी तो अच्छा हुआ, हमें क्या लेना देना उससे। तेरी बात मेरी समझ में आती है अभी, मगर मैं उससे मिलूंगा ज़रूर। उसकी जान खतरे में है, उसका यार पकड़ा गया है। ये बात तुझे लोधी ने बताई थी ना? तो अच्छा है, तू मांझता को खबरदार कर दे ताकि वो इधर उधर सरक जाए, उसके लिए यही बेहतर है। इतने में अर्शी लौट आई। चले जनाब, कमरा नंबर 12 मैंने आपके लिए खोल दिया है। चले मुझे वो कमरा दिखा दें। अर्शी मेरे साथ ही बाहर आ गई। वो मुझे पहुंचाकर कमरे में जब लौटने लगी तो बोली, मैं इधर ही हूँ और ये सलोनी भी यहाँ रहेगी। किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो ये घंटी बजा दें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। वो बाहर निकली तो मैंने अंदर से कुंडी लगाई और बिस्तर पे जा गिरा। मेरा बंद दुख रहा था। अपने सारे नोट संभाल कर मैंने कोट के अंदरूनी जेबों में रख लिए थे। गन मैं आभी के कमरे में छुपाया था। सिर्फ एक मेरा चुप शाह मेरे साथ था और उसकी चंद गोलियां, उन गोलियों समेत जो मैंने सरदार खान और उसके साथियों के पिस्तौलों से निकाली थी। वो सब कुछ मैंने संभाल कर गद्दे के नीचे रखा और फिर कंबल ओढ़कर लेट गई। उस कमरे में हीटर मौजूद नहीं था, फिर भी वो साफ सुथरा कमरा था, मगर सर्दी बेहद थी। उसकी छतें ऊंची थी। मैंने सारे वसवसे, सारी गलफतें, सारी नाकामियां दिल से निकाली और आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर बाद मैं गहरी नींद में खो गया। मुझे नहीं मालूम कि मैं कितनी देर सो सका था कि दरवाजे पर अजीब सी तेज दस्तक ने मेरी नींद के सारे शीशे तोड़ दिए। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। कौन है? मैं हूं सलोनी जनाब, दरवाजा खोले। क्या बात है, दरवाजा क्यों पीट रही हैं आप? मैंने किसी को नहीं बुलाया। अरे आप दरवाजा तो खोले, आपके दोस्त आपको बुला रहे हैं, उधर कुछ गड़बड़ हो गई है। मैंने कंबल ओढ़कर तेजी से चटखानी खोल दी। सलोनी फौरन अंदर घुस आई। वो बेहद परेशान थी। वो खान साहब, उधर मेट्रो ने अर्शी को पकड़ लिया है, आभी साहब के कमरे से। वो कहती है कि वो पुलिस को बुला लेगी। ओह माय गॉड, ये क्या मुसीबत है, चलो मैं देखता हूं। ये कहकर मैंने अपना कोट पहना और कंबल ओढ़कर सलोनी के साथ आभी की तरफ दौड़ा। मेरा कमरा वहां से खासा दूर था, फिर भी मैंने वो फासला पलक झपकते में तय कर लिया।